अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ मारिया नज़ीर, आपकी इंस्ट्रक्टर। हमारा सब्जेक्ट है जी इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आज हमारा ऑफिशियली लेक्चर नंबर 4 है। लेकिन हम अगर अपनी स्लाइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज फॉर द टीचर्स ऑफ ब्लाइंड से, और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। हमारा लेक्चर नंबर 3 की ज़रा ज़्यादा लेंथी हो गया तो हमने उसके 2 पार्ट कर लिए थे। तो आज हमारा ऑफिशियली लेक्चर नंबर 4 है, लेकिन स्लाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा लेक्चर नंबर 3 चल रहा है। तो हम लोग अपना जो कर रहे थे कंप्यूटर हार्डवेयर, हमने उसका पहला पार्ट था सिस्टम यूनिट, सेकंड था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, थर्ड वन था मेमोरी जो हमने लास्ट अपने लेक्चर में कवर किया, और फोर्थ वन था स्टोरेज। अच्छा, उस स्टोरेज से पहले पहले हमने जो मेमोरी और सीपीयू पढ़ा है, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें थी तो हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। क्योंकि मैं बार बार कहती थी कि इंस्ट्रक्शन सीपीयू मेमोरी में रखवा रहा है, मेमोरी से निकाल रहा है, ये टर्म्स मैंने बार बार यूज़ किए हैं। तो उन टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए ये यानी कि मेमोरी में डाटा रखवाने और मेमोरी से डाटा निकालने का क्या मतलब है और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये जो पूरा साइकिल आपके सामने है, इस साइकिल को आप बोलते हैं मशीन साइकिल। ठीक है, ये पूरा साइकिल आपको बता रहा होता है कि एक प्रोसेस जो सा है वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, एक इंस्ट्रक्शन पूरे में कैसे हो रही है। ठीक है, इसको आप लोग फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट साइकिल भी बोलते हैं और इसको मशीन साइकिल भी बोलते हैं। छोटा सा एक साइकिल है, बस मैंने टर्म्स जो मैं बार बार बोलती थी उसको एक्सप्लेन करना है। दिस साइकिल डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन विद इन द कंप्यूटर। यानी आप कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन देते हो तो वो कैसे पूरी एग्जीक्यूट परफॉर्म हो रही है। वन राउंड इसका होता है जी, वन राउंड ऑफ स्टेप्स फ्रॉम गेटिंग एन इंस्ट्रक्शन बैक टू गेटिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द मशीन साइकिल। तो मशीन साइकिल, तो दिस साइकिल डिस्क्राइब्स द प्रोसेस। आज असल में क्लास संडे है और मुझे ना रिकॉर्डिंग करते हुए बहुत मुश्किलात का सामना हो रहा है। मैं इसको मल्टीपल टाइम, अभी 2 मिनट की वीडियो फिर मल्टीपल टाइम इसको स्टॉप कर चुकी हूँ। तो आई थिंक आप लोग अंडरस्टैंड करते होंगे कि संडे को रिकॉर्डिंग कितनी मुश्किल काम है। अच्छा जी, तो दिस साइकिल डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन विद इन द कंप्यूटर। One round of steps from getting an instruction back to getting the next instructions is called the machine cycle। यानी पूरा एक राउंड जो सा है एक इंस्ट्रक्शंस को लेके अगली इंस्ट्रक्शन तक, उसको मशीन साइकिल कहते हैं। तो फेच का मतलब है गेट एन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेन मेमोरी यानी रैम से। डिकोड का मतलब है ट्रांसलेट इनटू अ कंप्यूटर कमांड, यानी कि जो भी वो लैंग्वेज है वो अगर इंग्लिश में है तो हमने उसको ट्रांसलेट करना है कंप्यूटर कमांड में। वो भी हम आगे पढ़ते हैं वो क्या चीज़ है। एग्जीक्यूट का मतलब है कि आप उसको एक्चुअली प्रोसेस करें, अगर वो जमा का सवाल है जमा करें, कोई सर्चिंग है सर्चिंग करें। और स्टोर का मतलब है कि जो भी उसका रिजल्ट आया है वो मेन मेमोरी में, राइट द रिजल्ट टू मेन मेमोरी। तो आप अगर आप इस पिक्चर को देखो तो कंट्रोल यूनिट जो सा है, और कंट्रोल यूनिट और ALU उसने ऊपर बनाया हुआ है और नीचे आपकी मेन मेमोरी बनी हुई है। तो आपकी इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रही है। ठीक है, फेच आपकी मेन मेमोरी से हो रही है, फेच होके ऊपर आ रही है, कंट्रोल यूनिट उसको डिकोड कर रहा है। और अगर वो अर्थमेटिक वाला पोर्शन है ALU ने करना है, लॉजिक वाला करना है ALU ने करना है अगर उसकी ज़रूरत है, तो एग्जीक्यूट वाला पोर्शन ALU परफॉर्म कर रहा है और वो दोबारा जाके स्टोर हो रही है मेन मेमोरी में। तो ये एक आपका पूरा मशीन का साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को यानी हम CPU एक मेन मेमोरी से फेच करता है यानी गेट करता है, फिर उसको ट्रांसलेट करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है और फिर उसको स्टोर कराता है। तो फेच का मतलब है गेट करना मेन मेमोरी से, और स्टोर का मतलब है राइट करना उस चीज़ को मेन मेमोरी में। तो ये प्रोसेस आपने काइंडली याद रखें, छोटा सा है, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर। कोई भी इंस्ट्रक्शंस होगी उसके ऊपर ये साइकिल पूरा परफॉर्म होता है, क्योंकि उसको आपने गेट भी करना है, ट्रांसलेट भी करना है, परफॉर्म भी करना है और एंड पे उसको स्टोर भी करना है।
हर तरह के इंस्ट्रक्शंस पे ये 4 ऑपरेशन ज़रूर होते हैं, इसको पूरा एक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, हर इंस्ट्रक्शन में इसको परफॉर्म करना होता है। इसको मशीन साइकिल भी बोलते हैं, इसको फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल भी बोलते हैं। तो ये आपको हर इंस्ट्रक्शंस का एक साइकिल। आगे है जी, हमने बात की थी कि एक कंप्यूटर और एक यूज़र ने आपस में कम्युनिकेट करना है, तो वह कैसे कम्युनिकेट करेंगे। यानी हमने डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं, हमने अपनी आसानी के लिए वर्ड, एक्सेल, सोशल मीडियाज बनाने हैं, तो हम ये सब कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत है जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। ये क्या यूज़ होती है, कंप्यूटर पे आपने जो भी कमांड्स लिखनी होती हैं, यानी अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, आपने कोई सिक्योरिटी का बनाना है, आपने कोई डॉक्यूमेंट का सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें डॉक्यूमेंट लिख सको, तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होगी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? इट इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेशंस बिटवीन यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। इट इज़ यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ये बेसिकली सारे प्रोग्राम्स है ना, जो सॉफ्टवेयर आप लोग यूज़ करते हो, गेम्स बनती हैं। A language provides the rules to write and instructions is called its syntax. आप कोई भी जो आपको हर लैंग्वेज का एक रूल होता है, जिस तरह इंग्लिश है, इंग्लिश का रूल क्या है, आपके अल्फ़ाबेट्स हैं। अल्फ़ाबेट्स लिखने का देखा बेटा तरीकाकार है, पास प्रेजेंट, इसकी पूरी एक ग्रामर है, सेंटेंस कैसे लिखना है, ठीक है, आपके एक्शन वर्ड्स, वर्ब, एडवर्ब्स, ये सब एक उसकी एक इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर है, जो आपको उसको एक सिंटेक्स मिलता है। इसी तरह उर्दू में, उर्दू आपने किस साइड से लिखनी है, राइट हैंड साइड से लिखनी है कि लेफ्ट हैंड साइड से लिखनी है कहाँ आना है कहाँ आना है, क्या कहाँ पे आना है। तो ये सब आपकी लैंग्वेज लिखने के रूल्स होते हैं। ठीक है, हम आपकी इंग्लिश में भी आपके सेंटेंस की गलतियाँ, स्पेलिंग की गलतियाँ निकालते हैं। तो इस तरह जो कंप्यूटर की लैंग्वेज बनाएगी ना, उसका भी एक सिंटैक्स है जिसको आप रूल्स बोलते हैं। हर लैंग्वेज का अपना एक रूल होता है, जिस तरह इंग्लिश के अपने रूल हैं, उर्दू के अपने हैं, फ्रेंच के अपने हैं, जर्मन के अपने हैं, हिंदी के अपने हैं, चाइनीज़ के अपने हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के भी अपने रूल्स होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंटैक्स, कि एक लैंग्वेज लिखनी कैसे है। दो तरह के आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो के याद रखो, लो का मतलब है द लैंग्वेज विच इज क्लोज टू अ मशीन। मशीन क्या है? आपका कंप्यूटर। और कंप्यूटर मैंने आपको बताया था क्या अंडरस्टैंड करता है, एनालॉग सिग्नल। और एनालॉग सिग्नल के अंदर क्या होता है, बिट्स, 0 और 1। मशीन लैंग्वेज जो मशीन है विच कैन ओनली अंडरस्टैंड 0 एंड 1। तो इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। मैंने आपको भी पहले भी बताया कि लो लेवल लैंग्वेज वो है जो मशीन लैंग्वेज के करीब होती है। तो हम पढ़ते हैं लो लेवल लैंग्वेज। द लैंग्वेज विच इज़ क्लोज टू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेजेस। A computer can easily understand low level languages. There are two types. सबसे पहले हम देखते हैं मशीन लैंग्वेज। इट इज़ द नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, जिस तरह हमारी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है या कुछ लोगों की पंजाबी है, आपके इलाके की जो लैंग्वेज है। तो मशीन की तो ये अपनी लैंग्वेज है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कंप्यूटर को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमारे साथ कोई चाइनीज़ बोलेगा तो हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एवरी मशीन इंस्ट्रक्शंस कंसिस्ट ऑफ जीरोज एंड 1, क्योंकि कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड करता है 0 और 1 की। तो ये लैंग्वेज ही जीरोज और 1 में होती है, तो उसको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन बीइंग टू अंडरस्टैंड एंड लर्न इट। सारी बात है, हमारे लिए ये 0-1 की लैंग्वेज। अभी हमने जब आगे बाइनरी कन्वर्जन इंशाल्लाह ताला करेंगे ना एक चैप्टर, तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये 1, 2, 3 वगैरह कन्वर्ट हो रहे होते हैं 0-1 के अंदर। तो एक इंसान के लिए ये ज़रा समझना मुश्किल है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट एंड रिमूव एरर्स इन द लैंग्वेज। इट इज़ डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। द मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर मशीन डिपेंडेंट। ये मशीन डिपेंडेंट होते हैं, जैसी मशीन होगी उसी टाइप की मशीन लैंग्वेज होगी। कंप्यूटर है अगर, तो वो 0 और 1 की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। असेंबली लैंग्वेज ये है लो लेवल लैंग्वेजेस, यानी इसका मतलब है नियर टू
नियर टू मशीन लैंग्वेजेस, लेकिन ये थोड़ी सी मशीन लैंग्वेज से एडवांस है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन जीरोस और वंस आर रिप्लेस्ड विद इंग्लिश लाइक वर्ड्स लाइक निमोनिक्स। ठीक है, इसमें निमोनिक्स होते हैं जिस तरह से अप, डाउन, फेच, ठीक है, मूव, इस टाइप के वर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग इजीली अंडरस्टैंड, ऐड, सब्ट्रैक्ट। तो मशीन लैंग्वेज में होती है असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज के करीब तरह है ये भी लो लेवल लैंग्वेज, लेकिन इसके अंदर ज़ीरो और वन नहीं है। तो इसके अंदर ऐसे वर्ड्स हैं जो ह्यूमन के करीब करीब है। ठीक है, सिंबॉलिक लैंग्वेज है असेंबल, और इसको भी जारी बात है क्योंकि डायरेक्ट और ज़ीरो वन की तो नहीं है, तो इसको भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत है ताकि वो इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, ये इस तरह के वर्ड्स असेंबली लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, मूव, अप, डाउन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और देखो हमने अभी पढ़ा था रजिस्टर्स, सारी आपकी असेंबली लैंग्वेज जो सी है ना वो आपके डायरेक्ट रजिस्टर्स को हैंडल कर रही होती है। फैच करना है, ठीक है, रिट्रीव करना है, स्टोर करना है, वो डायरेक्ट आपके रजिस्टर्स के साथ हैंडलिंग हम कर सकते हैं जब हम असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं। लेकिन इसके लिए भी एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है जो इस असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करे मशीन लैंग्वेज में ताकि मशीन अंडरस्टैंड कर सके। तो इस वाले ट्रांसलेटर को असेंबलर बोलेंगे जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा। उसके बाद है जी हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज़ क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। ये यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है, यूज़र इसको इजीली लर्न कर सकता है और अंडरस्टैंड कर सकता है। बिल्कुल ऐसी होती है जैसे इंग्लिश की स्टेटमेंट्स होती हैं। The instructions of high-level languages are written in English-like statement. The program of high-level language are not directly executed on the computer. A language translator is required to translate the language. देखो जिस तरह हमने कहा डिकोड हो रही है, डिकोड वाला आपको साइकिल याद है, तो उस डिकोड में बेसिकली यही यूज़ हो रहे हैं कि अगर ट्रांसलेटर की ज़रूरत है तो वो उसको ट्रांसलेट कर दे, असेंबलर की ज़रूरत है तो वो उसको असेंबलर कर दे। तो ये बेसिकली ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है ताकि उस इंस्ट्रक्शंस को डिकोड किया जा सके। तो हमने कहा दो टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, एक है मशीन लैंग्वेज और एक है हाई लेवल लैंग्वेजेस। मशीन लैंग्वेज को हमने कह दिया लो लेवल लैंग्वेज, तो हमने डिफ्रेंशिएट किया लैंग्वेजेस को, लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस विच इज़ नियर टू मशीन और हाई लेवल लैंग्वेजेस विच इज़ नियर टू ह्यूमन। लो लेवल लैंग्वेजेस की दो टाइप्स है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो डायरेक्टली ज़ीरो और वन में लिखा जाए, और असेंबली लैंग्वेज जिसमें निमोनिक्स हों, जिस तरह वो वर्ड्स जो ह्यूमन मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेजेस जो यूज़र फ्रेंडली है, ह्यूमन लैंग्वेज के करीब तर है, स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जैसे हम इंग्लिश के अंदर लिखते हैं, और इसके लिए आपको ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। द ट्रांसलेटर्स आर कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स, यानी जो आपके ट्रांसलेटर्स हैं जो कन्वर्ट कर रहे हैं। द प्रोग्राम रिटन इन HLL आर मशीन इंडिपेंडेंट, यानी कि ये नहीं है कि मशीन आके किस तरह की है तो आप उस पर लिखोगे। मशीन किसी भी हो, वो इंटेल की है, HP की है, डेल की है, मोटरोला का प्रोसेसर लगा हुआ है, वो किसी का भी है, तो आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आप वो मशीन इंडिपेंडेंट होती है। हर लैंग्वेज का अपना एक ट्रांसलेटर होता है, क्योंकि आप कोई भी देखो जिस तरह हम डिफरेंट सुनते हैं, C++, जावा, कोबोल, पास्कल, बेसिक, ये सब आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस है, हर एक का ट्रांसलेटर अपना होता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू मॉडिफाई, डिबग एंड मोर रिलायबल, यानी आप इसके अंदर से एरर अच्छी तरह ढूंढ सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो, रिलायबल है। हाई लेवल लैंग्वेज डज नॉट रिक्वायर अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मशीन आर्किटेक्चर, हमें मशीन आर्किटेक्चर की अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है। दीज लैंग्वेजेज आर मोस्टली यूज फॉर राइटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, यानी हम वो वाले सॉफ्टवेयर जिनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं उनको लिखने के इस्तेमाल होती हैं। एग्जाम्पल्स हैं C++, जावा, कोबोल, ठीक है, पास्कल, फोर्टान, बेसिक। आजकल आप लोग ये सुनते हो, जहन से मेरे नाम में निकल गया, नाम नहीं जहन में आ रहा,
आजकल ये बड़ी गेमिंग के लिए भी यूज़ होती है। अच्छा, अगर आगे अगर कहीं नाम याद आ गया तो मैं उसको रिपीट कर दूँगी। तो ये वो लैंग्वेजेस हैं जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, ये जो अगला है ये शॉर्ट क्वेश्चन की पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा है। जो प्रोग्राम हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं ना उसको सोर्स प्रोग्राम कहते हैं, और जो मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम, और द प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। हम आगे चलते हैं। हमने कहा था कि हर एक को लैंग्वेज को एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है ताकि वो उसको डिकोड कर सके और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। तो हमने अभी लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ा है। इट इज़ सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, यानी जो आपका सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड है, इनटू अ ऑब्जेक्ट कोड। Each language has its own translator. Only one type of translator is used in any language. There are three types of language processors: compiler, interpreter और assembler. ठीक है, डिफरेंट टाइप के ट्रांसलेटर्स होते हैं। काम इनका क्या होता है कि आपके सोर्स कोड को या सोर्स प्रोग्राम को आपके ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करना। सबसे पहले हम देखते हैं कंपाइलर। The language translator translates the source codes into object code and the whole program is translated at the same time. जितना लंबा प्रोग्राम लिखा हुआ है उसने एक ही वक्त में ट्रांसलेट हो जाना है। If a program contains errors, the compiler cannot convert the source code into machine code until all the errors are removed from the source programs. तो जो कंपाइलर है, कंपाइलर ने क्या किया, आपकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर दिया सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, लेकिन पूरे प्रोग्राम को वो ट्रांसलेट करेगा एक ही वक्त में। ठीक है, और अगर प्रोग्राम के अंदर कोई एरर है तो वो जब तक आप एरर रिमूव नहीं करोगे तक उसको ट्रांसलेट। उसके बाद है इंटरप्रेटर। ये भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है और आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ही कन्वर्ट करता है, लेकिन ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट उसको कन्वर्ट करता है। और इसका मतलब है अगर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कन्वर्ट करेगा तो इंटरप्रेटर की वर्किंग क्या होगी, स्लो होगी, और अगर कोई एरर आपका आ गया तो आपकी एग्जीक्यूशन स्टॉप होगी, और आफ्टर द रिमूवल ऑफ एरर्स एग्जीक्यूशन फिर रिज्यूम होगी। क्योंकि कंपाइलर ने आपका एक ही वक्त में सारा कन्वर्ट करना है, अगर वो कोई एरर आ गया वो नहीं करेगा जब तक आप एरर रिमूव नहीं करोगे। इंटरप्रेटर क्या करता है, वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करता है। अगर स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है तो वो उसको कन्वर्ट करता जाएगा, लेकिन अगर किसी स्टेटमेंट में एरर आ गया तो स्टॉप हो जाएगा, जब वो एरर रिमूव होगा तो फिर वो रिज्यूम हो जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर: compiler convert the whole program at a time and interpreter translate the source code instructions one by one. Compiler converts each instructions only once, but the interpreter may translate an instruction several times. A compiler runs faster than an interpreter. उसके बाद है assembler. The language translator translates the assembly language into machine code. It produces the binary instructions for a given assembly language programmer. तो assembler बेसिकली यूज़ होता है कि assembly language के लिए जो निमोनिक्स यूज़ करते हैं और उनको कन्वर्ट करता है आपकी मशीन कोड के अंदर। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं। अभी हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा मशीन साइकिल कि फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और जो स्टोर वाला काम है वो किस तरह से हो रहा है, सीपीयू और मेन मेमोरी कैसे इन्वॉल्व है। उसके बाद हमने पढ़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, और फिर हमने देखा इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। ट्रांसलेटर हमने तीन टाइप के देखे: कंपाइलर जो पूरी प्रोग्राम को एक ही वक्त में कन्वर्ट करता है, फिर हमने देखा इंटरप्रेटर जो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कन्वर्ट करता है, फिर हमने देखा असेंबलर जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो स्टोरेज है। हमारा कोर्स आउटलाइन में कंप्यूटर हार्डवेयर में पहला था आपका सिस्टम यूनिट, फिर सीपीयू, फिर मेमोरी और उसके बाद स्टोरेज। तो स्टोरेज क्या है? स्टोरेज डिवाइस अ पीस ऑफ हार्डवेयर दैट इज प्राइमरली यूज फॉर स्टोरिंग डेटा। एवरी डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, हर तरह का जो सा है, स्टोरेज के बगैर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और हम लोग बेसिकली एक तो उसकी अपनी स्टोरेज है, इसके अलावा भी हम उसकी स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। मेमोरी कार्ड्स लगाते हैं तो हम उसकी स्टोरेज को इन्हांस कर सकते हैं।
क्योंकि हमारे पास, हमने आपको पहले ही बताया था, इंसान ने कंप्यूटर बनाया क्योंकि उसके मेमोरी के मसाइल थे, वो चीज़ें मेमोराइज नहीं कर सकता। तो स्टोरेज सबसे बड़ा अलमिया है। स्टोरेज इज़ नेसेसरी नॉट जस्ट फॉर सेविंग फाइल बट आल्सो फॉर रनिंग टास्क एंड एप्लीकेशंस। आप जितनी एप्लीकेशंस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो तो उसको भी जगह चाहिए होती है रहने के लिए। और मैंने आपको कहा कि जब आप कोई भी प्रोग्राम रन कर रहे होते हो तो वो भी आपकी रैम ऑक्यूपाई कर रही होती है, तो उसके लिए भी आपको जगह चाहिए होती है। तो स्टोरेज का मतलब सिर्फ सेविंग नहीं करना बल्कि रनिंग टास्क भी करना। Any file you create or save on your computer is saved to your computer storage devices, as are any application you use, as well as the operating system your computer runs on. आपका operating system भी आपके memory occupy कर रहा होता है, ठीक है। As technology has advanced over time, data storage devices has also evolved in a major way. Nowadays, storage devices come in many shapes and sizes, and there are a few different types of storage devices that cater to different devices and functions. A storage is also known as a storage medium or storage media. Any digital storage is measured in megabytes, gigabytes. These days are used terabytes. यानी इतनी ज़्यादा में इन्हांसमेंट हो गई है कि अब आप जो अपनी हार्ड डिस्क वगैरह लेते हो तो वो आपके टेराबाइट्स में होती है। Some computer storage devices are able to hold information permanently while other can only hold information temporarily. Every computer has both primary and secondary storage. With primary storage acting as a computer short-term memory, secondary storage as a long-term memory. तो हम देखते हैं प्राइमरी स्टोरेज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको मैं सिर्फ एक दफ़ा रीड आउट कर देती हूँ। इसको पढ़ने की एसेट आपको ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको स्किप भी कर दूँ, रैम क्या है, आपकी वोलाटाइल मेमोरी है, आपका वर्किंग एरिया है, टेम्पररी आपके डाटा पे स्टोर होता है। जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं वो आपकी रैम के ऊपर ही आके स्टोर हो रहे होते हैं, या आपके स्पीड को भी इन्हांस करते हैं, ठीक है। उसको वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। और ये प्राइमरी मेमोरी है। स्टोरेज को हम दो में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी जिसको हम रैम बोलते हैं, और सेकेंडरी हम आगे जाके इसको रीड आउट करते हैं। In addition to RAM, every computer also has another storage drive that is used for storing information on a long-term basis, and this is known as secondary storage. Any file you create or download is saved to the computer's secondary storage. There are two types of storage devices used as secondary storage: hard disk drive and SSD solid state drive. While hard disks are the more traditional of the tools, SSDs are fast overtaking HDD as the preferred technology for secondary storage. Secondary storage devices are often removable, so you can replace or upgrade your computer storage or move your storage drive to a different computer. There are notable exceptions, however, like MacBook, which does not offer removable storage. हम अपनी हार्ड डिस्क को निकाल के इसको बढ़ा भी सकते हैं, तो ये इसका मतलब है कि ये वाली डिवाइसेस आपकी रिमूवेबल भी हैं। The hard disk drive is original hard drive. These are magnetic storage devices that have been around since the 1950s. They have evolved greatly over the time. अच्छा, इसके अंदर एक मेटल होता है, स्पिनिंग मेटल होता है, उसके इर्द गिर्द प्लेट्स लगी हुई होती हैं, ठीक है, और आपका डाटा उसके ऊपर सेव हो रहा होता है। A hard disk drive is comprised of a stack of a spinning metal disk known as platters. उन तमाम डिस्क को क्या कहते हैं? प्लेटर्स कहते हैं। Each spinning disk has trillion of tiny fragments that can be magnetized in order to represent bits. An actuator arm with the, इसके ऊपर एक आर्म लगी हुई होती है जो हिल रही होती है और वो रीड राइट कर रही होती है। जहन में लाएं कि मुख्तलिफ प्लेटें हैं, उनके दरमियान में एक रॉड, और उसके ऊपर आपने वो सीरीज टाइप प्लेटें चढ़ाती हैं और उसके ऊपर एक हेड होता है जिसको आप रीड राइट हेड बोलते हो, ठीक है, और वो डिजिटल इंफॉर्मेशन इसके ऊपर राइट वगैरह करी जाता है। तो हार्ड डिस्क क्या है? कंप्राइज ऑफ अ स्टैक ऑफ स्पाइनिंग मेटल डिस्क जिसको आप प्लेटर्स कहते हैं। ईच डिस्क हैज ट्रिलियन ऑफ टाइनी फ्रैगमेंट्स, ठीक है, जो दैट कैन बी मैग्नेटाइज इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट बिट्स, ठीक है, क्योंकि हमें का बेसिक मेमोरी यूनिट आपका बिट होता है। एक आर्म होती है विद अ रीड राइट हेड, scans the spinning platters and magnetize fragments in order to write digital information.
हार्ड डिस्क आपकी 1950 से चली आ रही है, आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है क्या, आपके मेटल के डिस्क हैं जिनको आप प्लेटर्स बोलते हैं। ठीक है, ये लगे हुए होते हैं, इनकी हर जो आपका प्लेटर है इसके ऊपर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो मैग्नेटाइज होते हैं और आपकी बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एक आर्म होती है जो स्कैन करती है और स्पाइनिंग इनके ऊपर हिलते हुए आपके डाटे को स्टोर कर रही होती है। उसके बाद अगला है सॉलिड स्टेट ड्राइवर। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स इमर्ज फॉर मोर रिसेंटली in the 90s. SSD do not rely on magnets and disks. Instead, they use a type of a flash memory called NAND. In an SSD, semiconductors store information by changing the electrical current of circuits contained within the drive. This means that unlike HDD, SSD do not require moving parts to operate. क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक थे, डिस्कें लगी होती हैं, वो मूव करते हैं और डाटा लिखते हैं। जबकि आपके जो सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं वो क्या होती हैं, वो बेसिकली फ्लैश मेमोरी की तरह होती हैं। सेमीकंडक्टर इसके अंदर लगा होता है और इलेक्ट्रिकल करंट जब चेंज होता है तो आपका डाटा सेव हो जाता है। SSD not only work faster and smoother than HDDs, longer to gather information due to the mechanical nature of their platters and heads. They are generally last longer than HDD. Outside of newer PCs and high-end laptops, you can find SSD in smartphones, tablets, and sometimes videos cameras. आपके जो ज़्यादातर डेस्कटॉप्स और लैपटॉप्स हैं उनके अंदर तो ये आपके हार्ड ड्राइव्स ही यूज़ हो रही है, लेकिन जो आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं ना उनके अंदर आपके SSDs यूज़ होते हैं। ठीक है, SD कार्ड्स भी होते हैं, SSD जो आपकी स्टोरेज होती है वो यूज़ हो रहे होते हैं। आपके डेस्कटॉप और लैपटॉप्स के अंदर अभी SSD कम यूज़ होते हैं, लेकिन आपके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर आपके जो कैमराज हैं उनके अंदर जो मेमोरीज हैं वो सारी आपकी SSD रिक्वायर्ड कर रहे होते हैं, क्योंकि इसके लिए मूविंग पार्ट में ज़रूरत होती इस वजह से। और आपकी फ्लैश मेमोरी है जिसको हम USB भी बोलते हैं। बेटा ये डिटेल ज़्यादा लिखी हुई है, लेकिन आपने इसको ऐसा बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत छोटा सा एक टॉपिक है, मेन मकसद इसका है कि आपको पता चले स्टोरेज क्या है। स्टोरेज का बेसिक यूनिट बिट है। दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी जिसको हम रैम बोलते हैं और सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम हार्ड डिस्क या SSD बोलते हैं या फ्लैश मेमोरी, फ्लॉपी वगैरह। इनके मज़ीद डिटेल्स में जाने की ऐसा इतनी ज़रूरत नहीं है, दो दो लाइनें बस याद कर लो तो आप इस क्वेश्चन को अगर याद होता है तो अटैम्प्ट हो सकता है, तो कभी कभी आया तो नहीं है। Flash memory, we mentioned flash memory earlier when discussing SSD. A flash memory device contains is interconnecting cells होते हैं। These cells hold of transistors that when switched on or off represent ones and zeros, electrical current के बेस के ऊपर डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको आप USB भी कहते हो और ये आपके पास डिफरेंट स्टोरेज के अंदर पाई जाती है। इसको एक दफ़ा रीड आउट। उसके बाद है जी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस, जो आपकी ऑप्टिकल डिस्क होती है। CDs, DVDs, ब्लू-रे डिस्क आर यूज्ड फॉर अ लॉट मोर देन just playing music, videos. They also act as a storage devices. Binary code is stored on this disk in the form of minus humps along a track that spiral outwards from the center of the disk. ऑप्टिकल वेव्स में ही आपका डाटे को स्टोर कर रहे होते हैं। इसको मैं आज का लेक्चर मुझे लगता है ज़रा ज़्यादा जल्दी ख़त्म करना चाह रही हूँ, इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। ये आपने चार चार पैराग्राफ इसमें ख़त्म नहीं लिखने, आपने दो दो लाइनें बस लिखनी है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, CDs, DVDs यूजिंग फॉर प्लेइंग म्यूजिक एंड वीडियोज़। ठीक है, बाकी इसकी डिटेल में जाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। फ्लॉपी पहले आपकी पूरा मोस्टली यूज़ होता था, लेकिन अब ये नहीं यूज़ होता क्योंकि इसका साइज़ बड़ा था और स्टोरेज कैपेसिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा थी। वो कांट डिस्कस, ये अब आपकी एब्सोलीट हो चुकी हुई है। स्टोरेज कैपेसिटी कभी भी 200 MB से इसकी ज़्यादा नहीं गई, लेकिन जैसे ही आपके CDs और फ्लैश मेमोरीज आ गई तो ये वाली आपकी स्टोरेज डिवाइस ख़त्म हो गई। उसके बाद है जी क्लाउड स्टोरेज, आप लोग काफ़ी सुनते हैं। ये बेसिकली क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं आपकी ऑनलाइन स्टोरेज को। नॉट एग्जैक्टली का डिवाइस, कोई डिवाइस नहीं होती। क्लाउड स्टोरेज द न्यूएस्ट एंड मोस्ट वर्सटाइल टाइप ऑफ स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर। The cloud is not one place or object, but rather a huge collection of servers housed in data centers around the world. When you save a document to the cloud, you are storing it on these servers.
आप अपनी डिवाइस में स्टोर नहीं कर रहे, आप सर्वर में स्टोर कर रहे हो, बिकॉज एवरीथिंग इज स्टोर्ड ऑनलाइन. Cloud storage does not use any of your computer's secondary storage, allowing you to save space. Cloud storage offers significantly higher storage capacity than USB flash drivers and other physical options, saving you from having to sift through each device to get to the file you are looking for. अच्छा, ये अगले वाला मुझे पैराग्राफ ऐड नहीं करना चाहिए था. मैं जब इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करूँगी तो इसको ख़त्म कर दूँगी. क्लाउड स्टोरेज आपकी कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज का डाटा नहीं ले रहा है. ये बेसिकली सर्वर के ऊपर आप डाटा स्टोर हो. आप अक्सर गेम्स खोलते हो, पबजी या इस टाइप की गेम्स, ये कभी भी आपका सारा डाटा आपके कंप्यूटर में सेव नहीं होता. ये उनके जो पबजी का सर्वर है उधर आपका डाटा स्टोर हुआ होता है. जब आप दोबारा गेम खेलते हो तो आप अपने उसी स्टेट से उसको रिट्रीव करते हो. उससे क्या होता है कि आपके जो डिवाइसेस की स्टोरेज है वो बहुत सेव हो रही होती है. और वो एक सर्वर, क्योंकि बहुत से लोग पबजी खेल रहे हैं तो उस सर्वर में उन सब लोगों का डाटा सेव होता रहता है ऑनलाइन. तो ये क्लाउड का एक कॉन्सेप्ट है. क्लाउड एक बादल की टाइप ही होती है जो रिलेटेड डाटा, यानी जो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से रिलेट कर रही होती है, वो उनके सर्वर्स के ऊपर सेव हो जाती हैं ताकि आपकी सेकेंडरी स्टोरेज को महफूज किया जा सके. तो हमने सेकेंडरी स्टोरेज में देखा हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी ड्राइव, फ्लैश मेमोरी, आपकी फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी और क्लाउड स्टोरेज भी देखा. ये कॉन्सेप्ट है क्योंकि आजकल यूज़ हो रहा है, तो वैसे कोई डेफिनेशन आप पूछे तो डेफिनेशन मैटर. तो आज का लेक्चर इतना ही था. थोड़ा सा फास्ट चली हूँ, लेकिन इसको आप रीड आउट कर लेना. सेकेंडरी स्टोरेज में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर कंटेंट ज़्यादा लिखा हुआ है. आपको सिंपल पता होना चाहिए हार्ड डिस्क, इसमें प्लेट्स हैं, ठीक है, मैग्नेटिक स्टोरेज करती है. एसएसडी फ्लैश मेमोरी को यूज़ करती है और इलेक्ट्रिकल चार्जेस के ऊपर डाटा को स्टोर करती है. फ्लैश मेमोरी, इस पर भी ट्रांजिस्टर्स, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और इलेक्ट्रिकल चार्जेस पर डाटा को स्टोर करती है. सीडीज, डीवीडी ऑप्टिकल जो रेज हैं उससे आपको, उसको ऑप्टिकल डिवाइसेस भी कहती हैं, उससे आपके डाटा को स्टोर करती है. ये रीड और राइट दोनों हो सकती हैं. म्यूज़िक और प्लेस करने के लिए इस्तेमाल होती हैं. डीवीडी और सीडी की आपने एब्रीवेशंस याद ज़रूर करनी है. उसके बाद है कॉम्पैक्ट डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क. उसके बाद है जी आपके क्लाउड का कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको बता दिया है. तो ये स्टोरेज बहुत आसान था, दो लाइनों से ज़्यादा आपको पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है. आई थिंक सो लेक्चर समझ आ गया होगा. बहुत शुक्रिया. अल्लाह.